नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इस प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है इनमें से? तो चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीनतम भाषा के रूप में जानी जाती है। दूसरा देखते हैं, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। तो संस्कृत जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। आगे देखते हैं, अपभ्रंश का काल इनमें से क्या है? तो अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो अपभ्रंश के लिए जो नाम दिया गया है देश भाषा, अवहट और अवहत दिया गया है। डिंगल ये अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो वियोगात्मक भाषा जो है वो अपभ्रंश है। बाकी संस्कृत, प्राकृत और पाली ये संयोगात्मक भाषा की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर से माना जाता है 1000 ईस्वी से। ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्त और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 24। अगला देखते हैं, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो हिंदी में किसी शब्द के मूलतः 2 रूप बनते हैं, भिखारी और अभिकारी। आगे देखते हैं, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। तो संदेश रासक किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने लिखा है। अगला है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन ए सही होगा, भविष्यत कहा। तो अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की जो रचना है भविष्यत कहा है। अगला है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृतायन किसे मानते हैं? तो राहुल संस्कृतायन हिंदी के प्रथम कवि सरहापा को मानते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है या पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की कृति है। अगला देखते हैं, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में की गई जाती है? तो 84 सिद्धों में की जाती है सरहापा की गणना। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो लुयप्पा, गोरछप्पा और सरहपा ये सभी सिद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं। देवसेन ये सिद्ध कवि नहीं है। अगला है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो अवधी भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीनतम कृति इन चारों में से चंदायन है, मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला है, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? कासिम शाह हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो अवधी भाषा में लिखा गया रचना कौन सी नहीं है? विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, तुलसीदास जी की ये रचना है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तो तुलसी की अनुराग बांसुरी नहीं है। ये बाकी जो हैं कवितावली, गीतावली और दोहावली ये सारे तुलसीदास जी की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। आगे देखते हैं,
नास्कितोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो नास्कितोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। अगला देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक कौन है? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक हैं एनी बेसेंट। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो राम प्रसाद निरंजनी लिखे है भाषा योग वशिष्ठ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? तो 84 वैष्णव की वार्ता है ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी मानी जाती है? लगभग 60 करोड़ से ऊपर मानी जाती है। आगे देखते हैं, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां मानी जाती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं वो मगही है। बाकी बुंदेली, बंगारू और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी हिंदी की बोली जो नहीं वो मारवाड़ी है। ऑप्शन ए सही होगा। बाकी मगही, भोजपुरी और मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोली है। अगला देखते हैं, लखनऊ बाराबंकी के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी। तो लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र में जो बोली जाती है अवधी। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो बघेली बोली का केंद्र माना जाता है रीवा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो ब्रजभाषा जो है इटावा में नहीं बोली जाती है। मथुरा, आगरा, हाथरस ये तीनों स्थानों पे ब्रजभाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। आगे है, इंदौर उज्जैन में की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो इंदौर उज्जैन की बोली को नाम दिया गया मालवी। अगला देखते हैं, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? तो कुमायूनी। तो नैनीताल के आसपास जो बोली जाती है बोली वो कुमायूनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी जाती हैं? तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, ये सत्य नहीं है बल्कि गलत है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है और मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। अगला देखते हैं, इनमें से असत्य छाटिए। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी जो है वो असत्य है। विद्यापति भोजपुरी के कवि नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है? तो ब्रजभाषा क्षेत्र में जो नहीं आता वो गाजियाबाद नहीं आता है। बाकी अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ये सभी ब्रजभाषा के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का मूल आधार जो बोली मानी जाती है वो खड़ी बोली को मानी जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो जो असत्य युग्म है वो ऑप्शन डी होगा। केशव खड़ी बोली से संबंधित नहीं है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तुलसीदास ने अपनी रचना अवधी भाषा में की है और बिहारी की जो भाषा है साहित्यिक ब्रजभाषा है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ। अगला है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण आते हैं? तो देवनागरी लिपि में कुल टोटल 52 वर्ण आते हैं। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो है वर्णात्मक लिपि है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किए जाने का जो सुझाव दिया था बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन जो किया गया था वो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने का सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। तो यहाँ 50 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।